दुविधा, उसके एथिकल क्वेश्चन, पेशेगत नैतिकता के सवाल क्या होते हैं? देखिए, ये सवाल हमेशा पत्रकार के सर पर जो है पिछले कुछ सालों से तलवार की तरह मंडरा रहा है। खासकर उस दौर से जब से सोशल मीडिया इस देश में आया है और हजारों लाखों लोग जो है मीडिया कर्मी जो है उनसे अपनी जवाबदेही मांगते हैं। पहले उनको लगता था कि पत्रकार जो है किसी चैनल में काम करता है या किसी अखबार में काम करता है, वो इनएक्सेसिबल है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा अब ये एक्सेस उनको लगता है कि वो जवाबदेही बनती है। लेकिन इस जवाबदेही में दो तरह से भी मीडिया की तरफ से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुई है। दो तरह के गुस्से हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक जो गुस्सा है वो जेन्युइन है। हम में से कई जो लोग हैं उनको ये लगता है कि मीडिया जो है उनकी कसौटी पर जो उम्मीद है उनकी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, और कई चीजों पर जो सरकारी नुमाइंदे हैं या कई और चीजें हैं उस पर वो जवाबदेही नहीं मांगते हैं उन लोगों से। तो इसी दौरान ऐसे कुछ विकल्प खड़े हुए टीवी चैनल के रूप में या अखबारों के रूप में या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों के रूप में, जिन्होंने उस विकल्प को तलाशा और पिछले कुछ सालों में हमने देखा वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हुए। लेकिन अब ये पॉपुलैरिटी का राग अलापते अलापते स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वो जो दूसरा गुस्सा है जो बहुत ही बेहुदा किस्म का गुस्सा है, जिससे लोगों को लगता है कि सिर्फ देश की बात होनी चाहिए या सेना की बात होनी चाहिए, जो ये जिंगोइज्म भरा हुआ है, ये बहुत ही पहले तो हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हो गया है। तो ये सवाल ये है कि पत्रकार का दायित्व क्या है। पत्रकार जो है किसी सरकार का अंग नहीं होता, वो किसी पीआर एजेंसी, सरकार की पीआर एजेंसी के लिए काम नहीं करता। उसका काम ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छी चीजें जो है जो देश में घट रही हैं उनको दिखाए, और वो उससे आप किस तरह की उम्मीद करते हैं। सबसे पहले आप ये सवाल पूछते हैं कि जो लोग हैं उनको बस ये लगता है कि अगर आपने मैडिसन स्क्वायर पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनके हिसाब से आपत्तिजनक है, तो पत्रकार के साथ अगर किसी ने वहां हाथापाई की है तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये पूरे देश में अब इस तरह की चीजें फैल गई। लेकिन इनको ऐसे लोग जो है उनको ये समझ नहीं आता कि पत्रकार का जो रोल है वो पीआर का रोल नहीं होता। उसका दायित्व ये है कि वो घटनास्थल पर जाकर कुछ चीजों के बारे में सवाल पूछे। अब ऐसे सवाल सरकार को अटपटे लग सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यही उसका काम है और ये काम वो राहुल करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कश्मीर के बारे में हमने बात की। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिस्ट की परिभाषा है उस पर बुरहान वानी एक आतंकवादी था, और उसके साथ जो हुआ, जो सेना ने एनकाउंटर किया, उसमें वो मारा गया। लेकिन एक पत्रकार के नाते हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम दिखाएं कि कश्मीर में लोग कैसे एलिनेट हो गए हैं, कैसे आइसोलेट हो गए हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में पैलेट्स का जिक्र किया। अब वो नॉन लीथल वेपन के रूप में उसको हम देखते हैं, लेकिन वही नॉन लीथल वेपन वहां के लोगों के साथ किस तरह का कहर बरपा रहा है, किसने हो रहे हैं। ये सवाल पूछना पत्रकार के लिए बहुत लाजमी है, और इसके बिना उसकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो। यहीं पे एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूँ, ये पैलेट वाली बात पे। ऐसे दर्शक जो ये समझते हैं, और उनको मैं छूट देना चाहता हूँ कि आप जब पैलेट वाली बात करते हैं तो सेना पर भी पत्थर बरसता है, ठीक है, और आपकी रिपोर्टिंग से हो सकता है कि सेना के हित प्रभावित हों, इसलिए पत्रकार जो है राष्ट्र, मीडिया या देश का की बात करे, देश मतलब सेना की बात करे। देखिए, देश का मतलब सिर्फ सेना नहीं होता। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ऑक्सफाम का भी जिक्र किया। जब हम लोग बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली सेना के हित में भी अब कभी बात होती है। जैसे मैं कश्मीर के संदर्भ में हमेशा पहले ही कहता आ रहा है, आपके शोबे में भी मैंने कहा है कि कश्मीर में कुछ साल पहले स्थिति वहां तक पहुंच गई थी कि कश्मीर के कम से कम म्यूनिसिपल इलाकों से, सिटी लिमिट से
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा देना चाहिए था। इस पे काफी लोग नाराज हुए, जिनमें कई जनरल भी थे, सेवानिवृत्त जनरल जो आपके शो में थे। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता कि इनडायरेक्टली कभी हम सेना के हित के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सेना ऐसे चीजों में लिप्त रहती है, ऐसी चीजों में फंस जाती है जिसमें उनका कोई रोल नहीं होता और उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे कुछ चीजों के बारे में हम बात करें। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम कश्मीर से निकलकर पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं, जिनके प्रति राष्ट्रीय मीडिया का तो नहीं कह सकते, हम हिंदी मीडिया वाले बहुत दूर रहते हैं, उसके उन कारणों पर भी नहीं जाना चाहता, पर वो इंसर्जेंसी है, उग्रवाद उसको वहां पे कहा जाता है, आतंकवाद नहीं कहा जाता। मैं देख रहा था कि पिछले ही साल वहां असम राइफल्स ने या वहां के नागालैंड के गवर्नर ने इस तरह के आदेश दिए थे कि मीडिया इंसर्जेंट ग्रुप है जो मुइवा वगैरह का, उनके बयानों को ना छापे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं वहां से, तो क्या आपके ऊपर भी वो कश्मीर जैसा दबाव होता है क्या, या आप बच जाते हैं क्योंकि किसी की नजर नहीं होती वहां पे? वहां पे दबाव बहुत होता है, क्योंकि पहले मैं जब यहाँ से गया, मैं दिल्ली से गया था इसी ऑफिस से वहां पर, तो मुझे भी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। और ये चीज मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो पत्रकार कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्ट करते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो और बाहर में विदेश में वहां पर एक HEFAT बोल के एक ट्रेनिंग होता है, जो कंपल्सरी ट्रेनिंग होता है, होस्टाइल एनवायरनमेंट फर्स्ट एड एट वर्क। विदाउट दैट आप वहां कॉन्फ्लिक्ट जोन में घुस भी नहीं सकते। तो हम तो वहां जाते हैं, बस काम करते करते हम सीख लेते हैं, कभी हम गलतियां करते हैं लोग। लेकिन आप जो चीज आपने जिक्र किया, जो वर्ड के बारे में और जो दबाव के बारे में, तो रॉबर्ट फिस्क जो है इंडिपेंडेंट मिड ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत नामी जामी कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे जनरेशन के। रॉबर्ट फिस्क की एक लेक्चर में उन्होंने ये चीज बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किया था कि द कोजिनेस ऑफ पावर और मीडिया जो है शब्दों में है। तो जो अमेरिकन मिलिट्री जो वर्ड यूज करते हैं, CNN उसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। हमारे जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो शब्द प्रयोग करते हैं, तो हम भी वही शब्द प्रयोग करते हैं। और ये जो चीज है, ये जो इंसर्जेंसी, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारे हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द सरकार के शब्द है। और हम इतने लेजी हो चुके हैं कि हमारे जो एडिटोरियल्स है वो प्रेस रिलीज का जैसा सुनने लगता है। हम जो कहते हैं लाइव में हो, जो जहां लिखते हैं, वो सारे सरकार की भाषा है। और जो आर्मी हमें जो कहते हैं उसी भाषा हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं होते। हम यहाँ से पैराट्रूप करके जब जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं या पूर्वोत्तर के कश्मीर में जाते हैं, ज्यादातर पैराट्रूपिंग करके जो जर्नलिज्म होता था, तो हमारा फर्स्ट सोर्स होते थे या तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पे, और नहीं तो आर्मी और पुलिस हमें जो समझाते थे। जैसे कि स्पाइक इन वायलेंस जो शब्द है, स्पाइक इन वायलेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पाइक का मतलब है अंग्रेजी में जैसे कि ऊपर गया और फिर नीचे आया, और ये अमेरिकन मिलिट्री की शब्द है। पीस प्रोसेस रॉबर्ट ने भी कहा था कि अमेरिकी मिलिट्री ने कैसे पत्रकारिता के शब्दों को बदल दिया। पर किसला जो मैंने सवाल राहुल से भी किया कि मैंने देखा कि कई लोग इस राय के हैं कि जो सरकार कह रही है, जो सेना कह रही है, वही छापिए। तो एक दर्शक का इसमें क्या नुकसान होता है? उन्हें वो सिर्फ इस भावना से, जो हम टीवी वाले भी जोड़ देते हैं कि सेना है वहां पे और जो शहीद हो रहा है उसकी शहादत तो सर्वोच्च है, तो उसके साथ जब अगर आप दूसरे पक्षों को रखते हैं और सेना किसी तरह से सवालों के घेरे में आती है, तो वो शहादत कमतर होती है, उसके साथ न्याय नहीं। ये लोग सोचते हैं, इस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, मतलब ये इसी प्रक्रिया से उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन फिर भी आप वैसे लोगों से संवाद कीजिए। तो प्रेशर दो चीज में प्रेशर है। एक तो ये है कि, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ था और BBC को लेकर शुरू हुआ था, जो राजदीप का जो आपने कहा, इवन BBC का एथिकल जो अब आज भी एडिटोरियल गाइडलाइन में है कि हमारे सेना, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ब्रिटिश आर्मी और अर्जेंटीनियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी और वो गलती करते हैं तो हमारे ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि ये हमारे सेना है। आप वहां पे लगता है, मैं हमेशा लिखता हूँ हमारी सेना, ये गलत है। हम जब भी कहते हैं हमारी सेना, ये गलत है क्योंकि हमारी सेना नहीं है। हम जब वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं वो हमारे नहीं है। और वो और पत्रकार लोग यही जाना, फिर पत्रकार का तो कोई देश होता होगा ना। पत्रकार नहीं, पत्रकारिता हम आइडियोलॉजिकल एक बायस लेके वहां जाते हैं, जो अंतर है हमारा। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई टेररिज्म, जो टेरर क्रिएट करता है वो टेररिस्ट है, उससे हम सिंपैथाइज नहीं करेंगे, उसको हम हमारा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, हमारे जो मीडियम है। लेकिन आपका काम तो वो नहीं है, आपका काम है उसके बाद भी दिखाना और इस तरफ के बाद भी दिखाना।
जैसे कि ये राहुल जो कह रहा था कि आपने जो कहा कि 1500 जो फेक एनकाउंटर केसेस, मेरे किताब में जो कन्फेशन है वो वरिष्ठ सेना के अधिकारी है, जो सर्विंग अधिकारी है, जनरल्स है, उन्होंने हमें बताया। और उन लोगों के कन्फेशन के ऊपर मैंने किताब लिखा कि हमने, उन लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने कह रहे थे जब भी हमने तुम्हें बताया कि भाई 2 मारे गए एनकाउंटर में, तुमने छाप दिया 2 मारे गए एनकाउंटर में, तुमने तो कभी आके इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि यार। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट करते, छाप देते, तो फिर आप फिर सवालों के घेरे में आते हैं कि आप देशद्रोही हैं। हाँ, देशद्रोही है। तो वो एक और एक प्रेशर जो है, मैं जब टेररिस्ट मणिपुर में, जैसे कि मैंने सारे ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप्स कहने लगा था जब मैं वहां गया था, तो वहां के लोकल जर्नलिस्ट जो है वो मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करते थे कि तुम टेररिस्ट मत बोलना उन लोगों को, अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट बोलना, अंडरग्राउंड ग्रुप्स कहना, क्योंकि नहीं तो तुम यहाँ आ नहीं पाओगे। तो दोनों तरफ से वो प्रेशर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक मीडिया का प्राध्यापक होने के नाते, जो हमारा मीडिया है आजकल, जो राष्ट्रवाद की रात्रि पाठशाला, मतलब इवनिंग क्लासेस है, नेशनलिज्म का, दुनिया में कहीं अगर लगता है इवनिंग क्लासेस तो हिंदुस्तान है, तो वहां पे जो ये लग रहा है, तो कई दर्शक सोचते हैं कि सही कर रहा है मीडिया, अपना दायित्व पूरा कर रहा है, जो उसका काम है, देशभक्ति जगा रहा है, राष्ट्रवादी भावना जगा रहा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा, दिलचस्पी भी दूसरी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आतंकवादियों का, दंगाइयों का और तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया का कोई कॉमन एजेंडा है? और मैं ये कह रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आतंकवादी संगठनों से और इन दंगाइयों से ये तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया जुड़ गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सिम्योटिक मुझे जो है एक रिश्ता उन दोनों के बीच बनता हुआ दिखाई देता है। मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण इसमें शामिल करूंगा रवीश। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस का संस्करण है, और आप देखेंगे कि इसमें जो शाह फैजल का लेख है, इसके लिए जो इलस्ट्रेशन बनाया है, इसमें CR शशि कुमार ने, इसमें माचिस की तिल्ली है, और इसमें 2-3 चैनल के माइक बनाए हुए हैं। चैनल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप पढ़ेंगे इस राइटअप को तो चैनल का नाम बहुत खुल करके फैजल ने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का मीडिया, तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया जो है, आपके इस तरह के दंगाई किस्म के पूरे परिवेश को बनाने में ये माचिस की तिल्ली का काम करता है। एक मेरे पास एक दूसरी किताब है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक, और इस किताब में क्या है, ये पूरे ब्रिटेन की जो किताब, ब्रिटेन का जो मीडिया है, जो ब्रिटिश मीडिया है, वो किस तरह से, आप देखिए इलस्ट्रेशन में बहुत साफ साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि मीडिया भी बम का, तो जो काम ग्रेनेड का जो उठा हुआ हिस्सा, उसमें टीवी का स्क्रीन लगा हुआ। ये बिल्कुल आप देखेंगे इसमें कीबोर्ड को इस तरह से बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस मीडिया को राष्ट्र को बचाने और राष्ट्रवादी होने का गुमान है, वो माचिस की तिल्ली की तरह काम कर रहा है, वो भड़काने का काम कर रहा है, और ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मीडिया है, यानी भक्ति का काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस राइटअप में जिस चैनल का जिक्र है, उसमें ये करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरोगेट वे में आप उनको आतंकवादी बनाने का काम, ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के शो का हिस्सा है, और किसी का नाम नहीं लेते, पक्ष नहीं रहता। लेकिन इसमें एक चीज और मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, वो ये कि जो उसमें पहले विभाजित किया गया, हमारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग समुदाय से आने वाले लोग हैं उनको विभाजित किया गया कि ये इस तरह के लोग हैं, और सेकुलर बताने के लिए एक खास समुदाय के लोगों को कहा गया कि ये भी सेना में जा रहे हैं, और पैनलिस्ट ने कहा कि ये सेना में जा रहे हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि ये भी भारतीय हैं, ये भी देशभक्त। मेरा सवाल रवीश ये है कि जो सेना में नहीं जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, जो अंडे उबाल रहा है, जो पंक्चर ठीक कर रहा है, वो अपनी देशभक्ति का प्रमाण कहां से ढूंढ कर लाए? और अगर वो स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है, भारत सरकार या राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर रहा है, तो उससे कितना मुश्किल है अपने को देशभक्त बताना, उसे साबित करना कितना मुश्किल है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि सरकार को ऐसे चैनलों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, तो प्रसार भारती या इन लोगों का कोई गाइडलाइन भी होता होगा कि आप कैसे करना है? प्रसार भारती के जब मैनुअल को, मुझे नहीं पता कितने लोग मैनुअल पढ़ के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में जाकर काम करते हैं। मैनुअल की पहली लाइन है टू एजुकेट द पीपल, लोगों को शिक्षित करने का काम, जागरूक करने का काम।
और ये बिल्वर श्रैम नेहरू के समय बिल्वर श्रैम के पूरे मॉडल पर भारतीय मीडिया टिका हुआ जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि आप जागरूक कीजिए, आप अलग अलग पक्ष और दृष्टिकोण को शामिल कीजिए। आप जिस राष्ट्रवादी मीडिया की हम बात करें, जो क्लेम करते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, क्या वो सच में एजुकेट करने का काम करते हैं? मुझे तो लगता है वो एक ऐसी जमात पैदा कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, वो छट गए। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवादी मीडिया फिजिकल और मेडिकल में छटे हुए लोगों को दिखाने का काम कर रहा है, बाकी के लोगों से उनका कोई लेना नहीं। राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक दबाव आता है पब्लिक, ऐसा कई बार होता है एक जमाने में होता था कि जब हम छत्तीसगढ़ से रिपोर्टिंग करते थे या किसी और कॉन्फ्लिक्ट जोन से रिपोर्टिंग करते थे, तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे यहाँ या कहीं फूले भटके किसी सरकारी अधिकारी से मिलते थे, तो उनके एक थ्रेटन करने का एक तरीका होता था, अलग तरीका होता था। वो मुस्कुरा के ये कहते थे कि आपकी भी फाइल बन रही है, आपकी भी फाइल, आपका डोसियर जो है वो हमारे पास मौजूद है। वो उनका तरीका होता था बताने का कि आप जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जिस तरह के आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जा रहे हैं, अभी भी मौका है संभल लेंगे। पर उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग होता था, लेकिन जो एक समझदार रिपोर्टर होता था उसे मालूम होता था कि ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मीडिया ही दो धड़ों में बढ़ चुका है और ये राष्ट्रवादी मीडिया, आज मैं सुबह देख रहा था, कोई पूछ रहा था किसी होम मिनिस्ट्री के अधिकारी से कि ये जो एंटी नेशनल जर्नलिस्ट है, तथाकथित एंटी नेशनल जर्नलिस्ट है, इनके डॉसियर है आपके पास, इनकी फाइलें आपके पास, इनके खिलाफ आप कोई एक्शन क्यों नहीं करते? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है देश में। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मार्कम भिड़मे नाम की एक आदिवासी महिला जिसको पुलिस ने कहा कि उसका हमने एनकाउंटर कर दिया और वो नक्सली थी, तो हमने उसके बारे में काफी बाकी साथियों ने उसके बारे में बात की और हमने पाया कि उसे एक जबरदस्ती एक नक्सली यूनिफॉर्म पहनाई गई है जो बिल्कुल नई लगती है, और उसकी बॉडी पर उसकी यूनिफॉर्म के थ्रू किसी भी तरह के एनकाउंटर के कोई भी संकेत, हम इतने सालों से हमने देखा है कि पुलिस में और जो चरमपंथी होते हैं उनके बीच में किस तरह की मुठभेड़ होती, तो उस तरह के कोई भी संकेत उस फोटो में जो पुलिस ने ही जारी की उसमें कोई संकेत दिखा नहीं। तो हमने इसके बारे में लिखा और उसके बाद छत्तीसगढ़ की अदालत ने उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करने के आदेश दिए और वो कमीशन उस पर इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बिठाया है। अब मेरे वहाँ कुछ छत्तीसगढ़ में दोस्त हैं जो मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और उसमें कुछ साथी हैं जिन्होंने कुछ व्हाट्सएप की संदेश मुझे दिखाए, उनकी फोटो खींचकर मुझे दिखाई और मैं आश्चर्यचकित रहा कि छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में भी मीडिया कितना बटा हुआ है। ये जो नेशनल मीडिया है और एंटी नेशनल मीडिया है, और जो तथाकथित नेशनल मीडिया के कई पत्रकार हैं वो किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में, और कह रहे हैं कि ये दिल्ली से पत्रकार आए हैं और इनका एजेंडा रहता है, इनका एजेंडा ये रहता है कि यहाँ पर सरकार को जो है नीचा दिखाया जाए, यहाँ की सुरक्षा बल जो है उनको नीचा दिखाया जाए। क्या इसमें ये पत्रकार की ड्यूटी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जैसे इंसर्जेंसी प्रोन एरिया में जहां पर इतने सालों से एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर एक बेगुनाह आदिवासी युवती की अगर इस तरह निर्मम रूप से हत्या की गई है जो एलिजेड है, तो क्या इसके बारे में ये मीडिया का दायित्व नहीं है, रिपोर्टर का दायित्व नहीं है कि वो इसके बारे में लिखे? ठीक है, इसलिए कई बार जो सेना अधिकारी होते हैं, जब आप इस तरह की किताबें लिखते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमसे ज्यादतियां हो जाती हैं, हम भी एक ऐसे स्थिति में फंसे होते हैं कि हमारी मंशा वो नहीं, कई बार वो ऐसा कहते हैं कि मीडिया हमसे हमदर्दी नहीं रखता है। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही मेजर सेक्शन ऑफ जो पर्टिकुलरली मेरे किताब जो है, और उस पे मैं अगर कहूँ तो काफी सारे लोग जहाँ सर्विंग अधिकारी है और कर्नल एंड अबव, जो अंदर ही अंदर ऑन रिकॉर्ड नहीं ये कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ ये बात निकल आया, क्योंकि जो प्रेशर हमारे ऊपर है ऑन द फील्ड टू परफॉर्म, जो हेड काउंट की परफॉर्म है, वो हम
खोल के नहीं बोल सकते, कम से कम आप लोग आप बोल विनीत, हम ये जानना चाहते हैं, कई बार कहा था कि मीडिया को पब्लिक के साइड में होना चाहिए। क्या होगा जब पब्लिक गवर्नमेंट के साइड हो जाए और सेना के साइड हो जाए? नहीं, अब सवाल ये कि पब्लिक को डिफाइन कैसे किया जा रहा है। एक तो तरीका फार्मूला निकाला है ये कि जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो आमजन लोग हैं, वो किसान और वो सामान्य लोग हैं। तो पहली बात तो ये कि आप सरकार को ही लोकतंत्र मान लें पूरी तरह, या सरकार को ही पूरी तरह राष्ट्र मान लें, या सेना को ही पूरी तरह राष्ट्र या देश मान लें, गड़बड़ी यही से पैदा होती है। हमने लोकतंत्र के दायरे को बहुत ही सीमित कर दिया, श्रिंक कर दिया। हम जिस घोर आस्थावादी समाज में जीते हैं, आप 50 ml की बोतल में लाकर हमें गंगा जल देंगे और कहेंगे बोलो ये गंगा है, मैं तो गंगा बोल दूंगा, लेकिन गंगा की जो विराटता है, जो गंगा की भव्यता है, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार जब राष्ट्रवाद को या देशभक्ति को डिफाइन किया जा रहा है और जनता को सेना से जोड़ा जा रहा है या सरकार से जोड़ा है, सेना और सरकार हिस्सा है लोकतंत्र, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पर्याय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही चाहते थे कि हमारे इन 3 बेहतरीन पत्रकार साथियों के साथ इस जटिल विषय का सामना किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हर हफ्ते अलग अलग रूपों में आता है। इसका एक गेस्ट हाउस है जहां हिंदू बनाम मुस्लिम है, एक गेस्ट हाउस कुछ और है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे जब आप अपनी जेब की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो ब्रेक के बाद हम गुजरात